होंगे और सारे ऑर्गेनिल्स के बारे में लिखना होगा और उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। उसके बाद सेकंड जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको रूट लिखना है, टू स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो रूट का स्ट्रक्चर और उसका मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफिकेशन होता है, साथ साथ उसके फंक्शन। टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, इट्स फंक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशन। थर्ड प्रैक्टिकल जो आपका होगा वो होगा टू स्टडी अबाउट, नहीं लिख पाए हो तो धीरे धीरे बोलती हूँ। सेकेंड प्रैक्टिकल जो है वो होगा टू स्टडी अबाउट रूट्स, टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स। मॉर्फोलॉजी मतलब आकारिकी, बाहर से कैसा दिखता है। टू स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, इट्स फंक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशन। जो थर्ड प्रैक्टिकल होगा रूट की जगह सेम स्टेम हो जाएगा। टू स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, इट्स फंक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ये आपका थर्ड प्रैक्टिकल होगा। जो फोर्थ प्रैक्टिकल होगा उसमें रूट की जगह लीफ हो जाएगा, मतलब टू स्टडी अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, इट्स फंक्शन एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो यहाँ तक आपके 4 प्रैक्टिकल हो गए। अब नेक्स्ट क्लास जब मैं लूंगी तो आपको आगे और 2 कम से कम पन्ना के लिए तो इतना सफिशियंट है क्योंकि आपका एग्जाम एक ही बैच में होगा, सबके साथ ही होंगे। तो वहां के बच्चों के लिए 4 प्रैक्टिकल चलेगा और गंज बासोदा में 1 और लिखना पड़ेगा। 1 या 2 प्रैक्टिकल और लिखने होंगे, बता दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ 2 बैचेज में प्रैक्टिकल्स होंगे और दोनों में अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं। समझ आ गया सबको या किसी को कुछ डाउट है? डाउट है तो पूछ लो। प्रैक्टिकल कैसे होगा आप लोगों को पता है? प्रैक्टिकल में जो थ्योरी एग्जाम होगा वो 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स में 3 क्वेश्चंस आएंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा और सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 3 मार्क्स के होंगे। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है जो 2 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स के होंगे, उसमें 2 मार्क्स के या 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें आपको जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं, कोई भी ऑर्गेनिल्स का स्ट्रक्चर या फंक्शन बनाने आ सकता है। तो ये 2 नंबर के होंगे आपके। और उसके अलावा जो 2 भी है, किसी रूट की, स्टेम की, लीफ की या और जो 2 बताऊंगी उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इतनी चीजें आपको प्रैक्टिकल में लिखनी है। उसके अलावा आपका वाइवा होगा। वाइवा जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। ये जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आप बनाएंगे ये 2 मार्क्स का होगा। उसके अलावा आपको असाइनमेंट 5 मार्क्स के होंगे। आपको लग रहा होगा 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, तो क्या है, इसके लिए क्यों हम इतना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाए। पर अगर ये मतलब 5 मार्क्स का असाइनमेंट प्लस ये 15 मार्क्स के जो आपको प्रैक्टिकल हो रहे हैं 20, इसमें से 20 में से 10 अगर नहीं आया आपका मिनिमम, तो आप पास नहीं होंगे, प्रैक्टिकल में फेल हो जाएंगे। तो ये 1-1, 2-2 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी के 9 आ जाएंगे तो उसका वो प्रैक्टिकल रिपीट हो जाएगा, फिर से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के एग्जाम्स आपको फिर से देने होंगे। असाइनमेंट जो होगा उसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। जो भी टॉपिक दिया जाएगा आप उसको अच्छे से सर्च करके डायग्राम के साथ, क्योंकि 5 में किसी को 5 मिलता है, किसी को 4, किसी को 3, किसी को 2, तो आप कैसा प्रेजेंट करते हैं, फ्रंट पेपर थोड़ा क्रिएटिव टाइप का बना के, उसके बाद अच्छे से, मतलब जैसे आप असाइनमेंट ऐसा नहीं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड टाइप का लिख दिया, थोड़ा कुछ क्रिएटिव टाइप से करके तब वैसा उसको सबमिट करिएगा। समझ में आया सबको? यस मैम। किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो, दोबारा मैं बता दूंगी। प्रैक्टिकल कैसे लिखना है आपको पता है? सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर डालना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताया वो ऑब्जेक्टिव लिखना है,
उसके बाद अगर कुछ प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिखना है, और क्यों हम पढ़ रहे हैं, रूट की हम स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं, स्टेम की, लीफ की, सेल, प्लांट सेल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, फिर उसके बारे में आपको उसको डिस्क्रिप्शन देना है। तो इस तरीके से करना है। जी मैम। उसके बाद ये जो प्रैक्टिकल है, मतलब ये सारी चीजें जो है आपको प्रैक्टिकल के अलावा थ्योरी में भी पढ़नी है, जो अभी आप पढ़ेंगे। ये जो सारी चीजें मैंने बताई, चाहे वो सेल हो या रूट स्टेम लीफ का मॉडिफिकेशन हो या उसका स्ट्रक्चर हो, ये आपको प्रैक्टिकल के अलावा थ्योरी में भी पढ़नी है। और थ्योरी में भी ये फुल क्वेश्चन 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा प्लांट सेल का डायग्राम बनाना और उसके बारे में, या फिर प्लांट सेल का मतलब डायग्रामेटिक वो बनाने आपको आ सकता है। एक प्लांट सेल का डायग्राम बनाए और उसके सारे ऑर्गेनेल्स को शो करें और इसके फंक्शंस को। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम्स में भी हो सकते हैं, या इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि 5 मार्क्स का हो जाए, 2 पार्ट बता दे, जैसे कि रूट का के बारे में पूछ ले, फिर लीफ का मॉडिफिकेशन पूछ ले। तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ स्क्रीन। पन्ना के बच्चे हैंड्स रेज कर लेना, पन्ना का एक अटेंडेंस भेज देना मुझे। तो जो रूट होते हैं प्लांट के, उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 तरह का होता है, मतलब उसको डिवाइड किया जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक टैप रूट होता है, दूसरा फाइब्रस रूट होता है, तीसरा एडवेंटिशियस रूट होता है। टैप रूट में क्या होता है कि आपको पता है कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेशन के बाद नीचे वाला पार्ट उसका रेडिकल कहलाता है, और ऊपर जो जमीन के ऊपर आता है उसको हम लोग प्लूम्यूल कहते हैं। तो रेडिकल और प्लूम्यूल, जर्मिनेशन होता है सीड के तभी बन जाते हैं। तो उस रेडिकल से डायरेक्ट अगर रूट बनता है तो इसको हम लोग टैप रूट कहते हैं। और ज्यादातर डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं उनमें यही टैप रूट पाए जाते हैं, जैसे ग्राम हो, पी हो, मैंगो हो, इन सब में ज्यादातर ये टैप रूट पाए जाते हैं। दूसरा है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है कि ये स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होता है। कहने का क्या मतलब है कि रेडिकल ने रूट बना दिया और प्लूम्यूल ने स्टेम बनाया। अब उस स्टेम से बहुत सारे रूट, एक मेन रूट नहीं, बहुत सारे रूट ओरिजिनेट होंगे, तो वो फाइब्रस रूट कहलाएगा। ज्यादातर मोनोकॉट वाले प्लांट आपके हैं जो आप पढ़ते हैं, जैसे पैडी हो गया, ग्रासेस हो गया, वीट हो गया, इन सब में ये फाइब्रस रूट पाया जाता है। तीसरा जो है वो एडवेंटिशियस रूट होता है, और ये क्या होता है कि रेडिकल के अलावा किसी भी प्लांट के पार्ट से ये रूट बन सकता है। मतलब हो सकता है कि स्टेम के पास से बन जाए या कहीं से बन जाए, तो इसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। जैसे कि आप बनियान ट्री देखा है आपने, उससे जड़ें निकलती हैं, जमीन में आ जाती हैं ब्रांचेज से, तो वो रेडिकल के अलावा कहीं और से बन रहा है, तो वो एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है। उसके अलावा राइजोफोरा एक प्लांट है जिसको महोगनी कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा में जो पाया जाता है, सुंदरी जिसको कहते हैं। तो ये उसका रेस्पिरेटरी रूट होते हैं, न्यूमेटोफोर्स जिसको कहते हैं, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से ये सारे 3 तरह के रूट हो गए आपको। हाँ बोलो। राइजोफोरा। राइजोफोरा प्लांट है, हाँ क्या बोल रहे हो फिर? अरे मैडम वो होता है ना, राइजोफोरा की जड़ें होती है वो। हाँ तो मैं यही तो बता रही हूँ, फिर तुम क्या बता रहे हो? मैं यही बोल रहा था मैं बस। हाँ तो ये तो स्क्रीन में दिख रहा होगा ना तुम्हें, बनियान ट्री एंड राइजोफोरा लिखा हुआ है। हाँ हाँ, नहीं दिख नहीं रहा है मैम, हाँ, मुझे दिख नहीं रहा है। तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रहा? किसी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन? नहीं मैम, मुझे नहीं दिख रहा है स्क्रीन। किसी को नहीं दिख रहा क्या? यस मैम। दिख नहीं रही दिख मैम, रहा? दिख रही है मैम। मैम दिख रहा है। तो बेटा तुम्हारे दिख रहा पास है मैम। वो तुम्हारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। एक बार जी थोड़ा मैम। ऐसे जगह जाओ जहाँ नेटवर्क ठीक से आ रहा हो, इसलिए तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। औरों को दिख रहा है, मतलब कि आपके साइड प्रॉब्लम है ना। तो उसके बाद ये क्या है कि रूट्स जो होते हैं उसके कुछ पार्ट्स हाँ जी होते मैम। हैं।
तो जो इसका बेस होता है रूट का, जैसे रूट है तो रूट जमीन में सॉइल को टच करता है, तो जो सॉइल का को टच करता है जो पार्ट, उसको हम लोग रूट कैप कहते हैं। और ये रूट कैप बना क्यों है? ये रूट कैप इसलिए बना है ताकि ये रूट की सुरक्षा कर सके। मिट्टी में बहुत हार्ड पैन होता है तो वहां रूट सुरक्षित नहीं रहेगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप बना है। उसके बाद उसका अंदर, उसके जस्ट अंदर जो है पार्ट, उसको हम लोग जस्ट अंदर जो पार्ट है उसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप आपको मैंने पढ़ाया था बायोटेक, जिनको मैं बायोटेक पढ़ा रही हूँ, कि एपिकल पार्ट जो होता है, टिप पे जो पार्ट पाया जाता है वो बहुत ज्यादा सेल होता है। तो एक मिनट, तो ये सेल्स जो होते हैं वो बहुत डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। यहीं पे डिवीजन होता है, इसलिए इसको जोन ऑफ सेल डिवीजन भी कहते हैं। या तो एपिकल मेरिस्टेम कह सकते हैं या जोन ऑफ सेल डिवीजन कह सकते हैं। उसके बाद जस्ट अंदर वाला पार्ट जो होता है, ये आपका जोन ऑफ इलोंगेशन कहलाता है। जोन ऑफ इलोंगेशन क्या होता है? इलोंगेशन मतलब आप क्या समझते हैं? जहां बढ़ता है। जैसे सेल डिवीजन तो हो गया, लेकिन सेल, कोई भी चीज की ग्रोथ कैसे होती है? एक तो डिवीजन, सेल डिवीजन से होता है, दूसरा सेल के इलोंगेशन से होता है, बढ़ने से होता है। तो ये जोन ऑफ इलोंगेशन कहलाता है, यहाँ सेल बढ़ती रहती है। लास्ट जो जोन है, इसको जोन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं। और जितने भी आपके रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ये जोन ऑफ मैचुरेशन में ही पाए जाते हैं। तो ये आपका रूट का स्ट्रक्चर हो गया। आपको एग्जाम में आ सकता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन है कि रूट क्या है और उसको वो करे, उसके मॉडिफिकेशन और ये लिखे। ये भी आ सकता है कि रूट के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके अलावा उसका मॉडिफिकेशन लिखे, या कौन कौन से पार्ट हैं उसके फंक्शन लिखे। पार्ट भी आ सकता है आपको क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद ये अलग अलग फंक्शंस मैंने बता दिए क्यों होता है मॉडिफिकेशन। अब क्या है कि रूट के फंक्शंस क्या है, अब क्या जानते हैं? सोयल में बाइंड करके रखता है, उसके अलावा ये सब जो हवा, मतलब फर्मनेस देता है, प्लांट को खड़े होने की शक्ति देता है, नहीं तो तेज हवा में वो गिर जाता। उसके अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। उसके अलावा इसके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसमें क्या होता है कि फूड जो होता है वो स्टोर हो जाता है और उसको हम एज अ फूड यूटिलाइज करते हैं। तो प्लांट अपने फूड स्टोरेज के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है। तो अब जो मॉडिफिकेशन है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के कहने का क्या मतलब है कि हो सकता है कि टैप रूट का मॉडिफिकेशन हो सकता है कि एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन हो जाए, या हो सकता है कि फाइब्रस रूट के मॉडिफिकेशन हो जाए। तो अगर मॉडिफिकेशन क्यों होते हैं, तो हो सकता है मॉडिफिकेशन सपोर्ट के लिए होता हो, जैसे कि बनियान में है क्रॉप रूट जो होता है, या फिर शुगर केन और मेज में आप आगे पढ़ेंगे, नहीं जानते होंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको एग्रोनॉमी में आता है, स्टिल्ट रूट कहते हैं। स्टिल्ट रूट मेन रूट के अलावा स्टेम के ऊपर से एक अलग से रूट आ जाती है ताकि मिट्टी में उसको सपोर्ट दे सके, तो इसको हम लोग स्टिल्ट रूट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल शुगर केन और मेज है। उसके अलावा क्लिंगिंग रूट होते हैं, ऑर्किड प्लांट, ऑर्किड कष्टुटा जो होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये ऑर्किड जो प्लांट होता है, ये मतलब पैरासाइट की तरह भी काम करते हैं और स्पेस लेते हैं दूसरे प्लांट से, तो ये सपोर्ट के लिए इनकी जड़ें यूज होती हैं। उसके अलावा क्लिम्बिंग रूट्स भी होते हैं, बेटल पान जो होता है उसमें क्लिम्बिंग रूट्स होता है। उसके अलावा फ्लोटिंग रूट्स भी होता है, जो पानी में पौधे पाए जाते हैं, जैसे पिस्तिया उसमें होता है। उसके अलावा स्टोरेज के लिए हो सकता है, स्टोरेज के लिए जैसे आप एग्जांपल जानते हैं, जितने भी गाजर है, मूली है, या फिर टर्निप है, इन सब में ये मॉडिफिकेशन पाया जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है, आगे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव का तो मिड टर्म हो गया, लेकिन आगे किसी को जेआरएफ का एग्जाम देना हो या कोई कम्पिटेटिव एग्जाम देना हो तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रेडिस में जो होता है रूट, उसको हम लोग फूजीफॉर्म रूट कहते हैं, रूट का मॉडिफिकेशन है और इसको हम लोग फूजीफॉर्म रूट कहते हैं। टर्निप में हम लोग नैपीफॉर्म कहते हैं, नैपीफॉर्म, टर्निप नी एन आ रहा है ना, नैपीफॉर्म उससे याद रखो। और कोनिकल कैरेट, सी से कैरेट, सी से कोनिकल, तो जो लास्ट में बचा रेडिस, फ्यूजीफॉर्म। तो ये तीनों रूट मॉडिफिकेशन है। उसके अलावा पैरासिटिक रूट होता है, ये कुस्कुटा एक प्लांट होता है, ये रूट पैरासाइट है, तो इसमें जो रूट पाया जाता है ये पैरासिटिक रूट होता है। पैरासिटिक रूट क्या होता है कि पैरासाइट मतलब क्या होता है कि वो दूसरे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं।
और उनसे उनके न्यूट्रिएंट या कुछ भी ले लेते हैं। तो ये कुस्कुटा प्लांट जो कुस्कुटा भी कहते हैं कुस्कुटा, तो ये दूसरे प्लांट पे जाता है और वहां से न्यूट्रिएंट भी लेता है, जगह भी लेता है ये प्लांट, तो इसको पैरासिटिक रूट कहते हैं। उसके अलावा राइजोफोरा में जो न्यूमेटोफोर्स होता है ये रेस्पिरेटरी रूट का एग्जाम्पल है। उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये मदद करता है। लेग्यूमिनस रूट्स जितने होते हैं उसमें ये भी मॉडिफिकेशन है, ये राइजोबियम को रहने के लिए जगह देता है और उसके कारण वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस हैं। आप डायग्राम देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। मैं पीडीएफ नहीं शेयर करूंगी, पहले सबको बता देती हूँ कि ये मैनुअल मैं पब्लिश करने के लिए मैंने बनाया है और अभी ये अंडर पब्लिकेशन है, पब्लिश नहीं है, इसलिए मैं इसको शेयर नहीं करूंगी। आपको जरूरत है तो आप एक एक पेज वाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो आपका काम का होगा आप उसको लिख लीजिएगा। तो मुझे मत बोलना कि अब नहीं, तो फिर आपको ऐसे वाले ना मैनुअल बहुत सारे नेट पे अवेलेबल होंगे, आप इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी मैनुअल करके शेयर करना, बीएससी कोर्स, और जो मिले तो वहां से लिख लेना। अगर यहाँ से चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद रूट के मॉडिफिकेशंस हो गए, ये आपका एक प्रैक्टिकल भी है, उसके अलावा ये आपका थ्योरी का भी पोर्शन है, एक क्वेश्चन है। समझ में आया सबको या फिर से कुछ बताना है? रिस्पॉन्स करो अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो फिर मैं फिर से बता दूंगी उस चीज को। ठीक है, मतलब सबको सब समझ में आ गया है। अब जो सेकंड है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, नहीं मतलब उसमें स्टेम का, हमें स्टेम की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है और उसमें उसका स्टेम कैसा दिखता है, उसके कौन से पार्ट होते हैं और इसके मॉडिफिकेशंस पढ़ने हैं। तो स्टेम मतलब होता क्या है? तो स्टेम प्लांट के का वह पार्ट होता है जो जमीन के ऊपर पाया जाता है। तो जमीन के ऊपर पाया जाता है, इसका क्या कहने का मतलब है कि जमीन को हम लोग ग्रेविटेशनल कहते हैं, तो ये नेगेटिव ग्रेविमेट्रिक होता है। ग्रेविटेशन के नेगेटिव होता है, ये लाइट के डायरेक्शन में ये मूव करता है, यानी पॉजिटिव फोटो ट्रॉपिक होता है, लाइट के डायरेक्शन में ये मूव करता है। उसके अलावा क्या होता है कि ये फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो ये जितने भी ब्रांचेज होते हैं, लीव्स होते हैं, उनको अपने ऊपर मतलब होल्ड करता है। उसके अलावा फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है लीव से अलग अलग पार्ट में, उसमें मदद करता है क्योंकि जाइलम फ्लोएम यही पाए जाते हैं। पानी वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है रूट से, उसको पूरे प्लांट के डिफरेंट पार्ट में या लीफ तक मेनली यही पहुंचाता है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। ये एरियल पार्ट है, ये भी कह सकते हैं एरियल पार्ट है प्लांट का, जो एबव सॉइल सरफेस ग्रो करता है। अब ये जो स्टेम है इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। जैसे ऊपर का पार्ट जो स्टेम है उसके टिप पे जो पार्ट पाया जाता है ना, उसको हम लोग शूट टिप कहते हैं। टिप समझ ही में आ रहा है? टिप मतलब लास्ट पॉइंट, टिप पे एकदम पॉइंट पे पाया जाता है, उसको शूट टिप कहते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि जहाँ पे ब्रांचेज निकलती हैं या जो डायरेक्ट लीव्स अगर प्लांट से अटैच हो तो कभी कभी वहां पे भी एक मतलब स्टेम के अलावा थोड़ा सा उभार होता है, उस उभार को हम लोग नोड कहते हैं। नोड, इसी नोड पे या तो लीफ आएगा या फिर स्टेम आए, सॉरी ब्रांचेज आएंगे। अब ये जो अलग अलग नोड्स होते हैं, उन नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग इंटर नोड कहते हैं। उसके बाद जो इसका पार्ट जो होता है बर्ड कहलाता है। लास्ट पार्ट बर्ड वो पार्ट होता है जहाँ जो फ्लावर में कन्वर्ट होता है या वहीं पे फ्लावर निकलता है, ये टर्मिनल बर्ड। अब ये बर्ड दो तरह के हो सकते हैं, एक तो टर्मिनल बर्ड हो सकता है यानी कि एकदम प्लांट के टिप पे जो पाया जाएगा, या फिर ये ऑक्सिलियरी बर्ड हो सकते हैं, साइड ब्रांचेज में जो बर्ड होंगे उसको हम ऑक्सिलियरी बर्ड कहते हैं। तो ये स्टेम के इतने पार्ट्स हो गए। इसके फंक्शंस मैंने आपको बता दिए। क्या करता है? प्लांट को अपराइट खड़ा होने में मदद करता है, प्लांट को ये भी फर्मनेस प्रोवाइड करता है, उसके अलावा लीफ और ब्रांचेस को होल्ड करता है, उसके अलावा फ्लावर और फ्रूट्स को भी होल्ड करता है, वाटर कंडक्शन में मदद करता है, फूड के कंडक्शन में मदद करता है। ये सारे इसके फंक्शंस है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं, आप लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हो। जैसे कि हम लोग बात करें
तो कुछ मॉडिफिकेशंस जो होते हैं वो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होते हैं और कुछ मॉडिफिकेशन जो होते हैं वो एबव ग्राउंड होते हैं। अब आपने पहले भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे इसके स्टेम होते हैं जो रूट की तरह हमें लगता है वो रूट है, पर रूट होता नहीं है, वो स्टेम होता है। तो आप इसको कैसे पता करेंगे? कोई साधारण पूछे, नहीं हम नहीं मानते, जमीन के नीचे तो हम रूट मानेंगे, हम स्टेम क्यों माने? तो आप क्या जवाब देंगे कि ये जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम्स पे क्या होता है कि रूट जो होते हैं उस पर रूट हेयर्स होता है। उसके अलावा ये जो स्टेम होते हैं इन पे भी हेयर्स होते हैं, तो ये मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप लोग इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप क्या देखोगे कि रूट हेयर्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, जबकि स्टेम के हेयर्स जो रहते हैं ना वो मल्टी सेल्युलर रहते हैं। तो एक थोड़ा डिफरेंस हो गया, लेकिन ये मॉर्फोलॉजी ऊपर से नहीं दिखाई देगा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाई देगा। दूसरा क्या होता है, स्टेम होते हैं उस पर स्केल्स पाए जाते हैं। उसके अलावा आईज या बर्ड्स जिसको कहते हैं वो स्टेम पे पाया जाता है, जबकि रूट्स पे नहीं पाया जाता है। तो आप अनियन को देखेंगे या गार्लिक को देखेंगे तो उसमें ये सब आईज इन पे, या पोटैटो में मेनली आईज पाए जाते हैं, उसी आईज को आप काट के लगा देते हैं तो नया प्लांट आ जाता है। तो ये स्केल्स पाए जाएंगे। तो ये सारे जो होंगे ये स्टेम पे होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्टेम है, रूट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जिंजर है, गार्लिक है, ये सब राइजोम कहलाते हैं। राइजोम जो है ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है जो अंडरग्राउंड होता है। तो गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, उसके अलावा जो बल्ब्स वाले प्लांट होते हैं मतलब अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, तो ये सारे पाए जाते हैं। तो ये सारे जो मॉडिफिकेशन हैं ये सब आपके स्टेम के मॉडिफिकेशन है। तो ये जो राइजोम कहलाते हैं, राइजोम में आपका बताया मैंने जैसे जिंजर और टर्मरिक ये आ जाएंगे। उसके अलावा ट्यूबर्स मॉडिफिकेशन हुआ, ट्यूबर्स में आपका पोटैटो आ जाएगा। पोटैटो में आइज होते हैं ट्यूबर पे, उसको हम काट काट के लगा देते हैं। उसके अलावा बल्ब्स में आपके ये दोनों आ जाएंगे, अनियन गार्लिक। उसके अलावा कॉर्म्स होता है, ये भी कभी कभी आपको, चूंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है ना, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपको कहीं ना कहीं आता है। तो कॉर्म्स आप ध्यान दे दीजिए, एमोर्फोफिलस और कोलोकेसिया, वो जो आप लोग सूरन कहते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग कहते हैं, सूरन या जिमीकंद कहते हैं या ओल कहते हैं। तो ये सेम ही प्लांट का नाम है। तो ये एमोर्फोफिलस, उसी तरीके से कोलोकेसिया प्लांट होता है। तो ये सारे इसके जो होते हैं कॉर्म होते हैं। और ये आप जितने भी प्लांट पार्ट स्टेम के मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, ये एज ए प्रोपेगेशन मटेरियल यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी यूज होता है। जैसे अदरक का आप लीफ लगाएंगे या सीड लगाएंगे तो वो उतने अच्छे से नहीं होगा जितना कि आप उसके कॉर्म को मतलब लगा देंगे या राइजोम को लगा देंगे, तो उस तरीके से प्लांट आएगा। उसके बाद जो स्टेम है उसका मॉडिफिकेशन सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन हो सकता है। मतलब कि कहने का मतलब, पहला तो देखिए एरियल मतलब क्या होता है, जमीन से ऊपर हवा में, और अंडरग्राउंड तो समझ में आ गया, जमीन के अंदर। सब एरियल कहने का क्या मतलब है, मतलब ये कुछ पार्ट जो है इसका जमीन में रह सकता है और कुछ पार्ट हवा में रह सकता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मतलब वो हैं, टाइप हैं, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सारे का यूज होता है। हॉर्टिकल्चरल प्लांट में खासकर ये सारे यूज होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। तो जैसे रनर शक्कर सुनोगे आप आगे, स्टॉलन, ऑफसेट, तो ये सारे होते हैं। अलग अलग में अलग अलग आते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर में कोई ना कोई आएगा। तो अब देखिए, आपको ये इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी का कोर्स इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो बायोलॉजी नहीं पढ़ के आए हैं उनको ये बहुत आगे काम आने वाला है। तो ये पढ़ के हमें भूल नहीं जाना है, इसको हमें याद रखना है, क्योंकि जब आप या तो एग्रीकल्चर क्रॉप पढ़ोगे या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप पढ़ोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगा और उनके ऑब्जेक्टिव्स में भी काम आएगा। ये 4 साल आपके बहुत काम आने वाली है। तो उसके बाद जैसे हम लोग बात करें रनर, तो रनर क्या होते हैं, रनर जो होते हैं वो जमीन के अंदर, देखो द रनर अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एट लैटरल ब्रांचेज एंड रन्स अलोंग द सरफेस ऑफ सॉइल। तो ये क्या होता है कि जैसे स्टेम है, स्टेम के बेस पे ये होता है और ये जमीन के ऊपर ऊपर मूव करता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़े थोड़े दूर पे जाके ये जमीन के अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके वो कहाँ पहुंचेगा, जस्ट वेट।
तो ये जो रनर है ना, उसके एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस एक प्लांट होता है जो ग्रीन ग्रीन खट्टी बूटी कहते हैं, बहुत कॉमन है, वीड की तरह उगा रहता है। इसकी पत्तियों को खाएंगे तो अब खट्टा खट्टा सा लगता है, तो इसको ऑक्सैलिस कहते हैं। तो ये इसमें रनर्स होते हैं और ये रनर से ही प्रोपेगेट होता है। उसके अलावा क्या होता है, ऑफसेट। ऑफसेट जो प्लांट होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा आइकॉर्निया। आइकॉर्निया क्या होता है, जलकुंभी। उसके अलावा पिस्टिया, सिंगाड़ा। तो इन सब में ऑफसेट होते हैं, जो क्या होता है कि सब एरियल मॉडिफिकेशन है और इसके द्वारा प्रोपेगेशन होता है। तो आपको एग्जाम्पल सबके याद रखने हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो स्टॉलन है। चलता है और ये अंडरग्राउंड स्टेम से ओरिजिनेट होता है। पहले अंडरग्राउंड स्टेम होगा और ये ऊपर आ जाएगा स्टोलन, तो ये एरियल पार्ट हो जाता है। तो इसका एग्जांपल है कोलोकेसिया। कोलोकेसिया में ये पाया जाता है। उसके बाद है सक्कर। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हॉर्टिकल्चर में पूछा ही जाता है। क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम जो प्लांट होता है, फ्लावर होता है, उसमें कैसे होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो ये सक्कर के द्वारा होता है। ये भी लैटरल ब्रांचेज होता है और ये ग्राउंड के एकदम पास उगता है, बनता है। तो इससे भी क्राइजेंथेमम में सक्कर से होता है। तो ये सारे सब एरियल मॉडिफिकेशन है, रनर, ऑफसेट, स्टोलन, सक्कर। अब क्या है, जो तीसरा पार्ट है उसका एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। एरियल पार्ट से मॉडिफिकेशन से बनता है स्टेम के, जैसे कि टेंड्रिल। मटर में ये आपने क्या देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी दूर पे उसकी पतली सी धागे जैसी ब्रांच आती है और वो कोई भी जो उसको सपोर्ट मिलता है उसको लपेट लेती है, तो इसको हम लोग टेंड्रिल कहते हैं। तो ये बनता है। उसके अलावा आप जितने भी कांटे वाले प्लांट है, बबूल, बेर, ये सब में थॉर्न बन जाता है, ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होता है। उसके अलावा फाइलोक्लेड बन जाता है। ओपनटिया एक प्लांट है, उसमें ये फाइलोक्लेड के रूप में कांटे कांटे की तरह बन जाता है, लेकिन वो गुद्देदार होता है। ओपनटिया में ये फाइलोक्लेड की तरह हो जाता है। उसी तरीके से क्लैडोड्स और क्लैडोफिल्स के रूप में भी ये बन जाता है। ऐसा लगता है कि ये ट्रू लीफ है, पर ये ट्रू लीफ नहीं है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। उसके अलावा बल्बिल्स, बल्बिल्स भी कुछ प्लांट में देखने को मिलता है। ये भी मतलब ये ज्यादातर ट्री वाले प्लांट के लिए है। इसमें तो मतलब एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट नहीं है उतना बल्बिल्स। तो इस तरीके से ये सारे आपके मॉडिफिकेशंस होंगे। तो स्टेम के डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशंस है। ये डायग्राम आप ले लो, फोटो आपको बनाने पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें अनियन, गार्लिक, कोलोकेसिया, मटर का टेंड्रिल, यहाँ पे ये जलकुंभी का ये दिखाया गया है। तो इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में बना लेना रिकॉर्ड में। अब किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? बताओ, नहीं पूछना, ठीक है। फिर तीसरा जो प्रैक्टिकल है उसमें लीफ का स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट पार्ट के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और उसका मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो लीफ जो होता है प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी। ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे प्लांट लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण लीफ जो होता है ग्रीन दिखता है। अब क्या होता है, जो लीफ होता है वो ब्रांचेज यानी कि स्टेम के ब्रांचेज निकलते हैं, उन ब्रांचेज से ये लीफ जो होते हैं वो अटैच होते हैं। तो जहां वो अटैच होते हैं उसको हम लोग लीफ का पार्ट जो ब्रांच से अटैच होता है उसको हम लोग लीफ बेस कहते हैं। उसके बाद लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पाम की तरह रहता है उसको हम लोग लीफ लैमिना कहते हैं, लीफ लैमिना। इसमें वेन्स पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे वेन्स है, और एक बीचों बीच एक वेन्स पाया जाता है, इसको हम लोग मिड रिब कहते हैं, मिड रिब या मिड वेन कहते हैं। ये क्या होता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में न्यूट्रिएंट ले जाने, लीफ के डिफरेंट पार्ट में न्यूट्रिएंट ले जाने में काम आती है, और फिर वहां से जो फूड आता है उसको लाके फिर स्टेम को देते हैं। फिर लीफ का जो बेस होता है, उस जहाँ ब्रांचेस से जुड़ा होता है वहां एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिससे वो जुड़ा रहता है, उसको हम लोग पेटियोल कहते हैं। पेटियोल मतलब लीफ जहाँ खत्म होता है वो वहां से ब्रांच से जो जुड़ा रहता है उसको हम लोग पेटियोल कहते हैं।
और ये जो लीफ जहाँ से अराइज होता है वहां पे भी कोई ना कोई बर्ड होता है। मैंने बताया जो भी स्टेम निकलेगा, स्टेम से ब्रांचेज निकलेंगी या लीफ निकलेगा तो वो कोई ना कोई बर्ड से निकलेगा। तो इसको हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, क्योंकि मेन बर्ड से तो फ्लावर्स फ्रूट्स ये सब निकलते हैं, फ्लावर्स बनते हैं, उस बाद में फ्रूट बन जाते हैं। उसके बाद लीफ के पास ही एक छोटा स्ट्रक्चर और रहता है, लीफ के जो बेस ब्रांच के पास जहाँ जुड़ा है उसको हम लोग स्टिप्यूल कहते हैं। तो इस तरीके से ये सारे लीफ के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब ये जो लीफ होता है ना, ये जानना बहुत जरूरी है कि लीफ को अलग अलग टाइप से कैटेगराइज करते हैं, पार्ट में बांटते हैं। तो वो प्लांट जो अपने लीफ को गिरा देता है, एक साथ सारे प्लांट का लीफ खाली हो जाता है, ऐसे प्लांट को हम लोग डेसिडुअस प्लांट कहते हैं। जैसे बबूल हो गया या फिर ये जो भी है ढाक पलाश जिसको आप लोग कहते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, तो इन सब के सारे लीव्स जो आपको दिखते हैं, या फिर कैजुराइना अगर दिखता है, उसके अलावा आपको और क्या दिखता है, क्या बोलते हैं उसको, सिरिस। सिरिस दो तरह का होता है, काला सिरिस और सफेद सिरिस। बबूल, बेर, ये सारे की पत्तियां आप देखना अभी झड़ जाएंगी थोड़े दिनों में, तो और पूरे प्लांट की एक साथ झड़ जाती हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग डेसिडुअस प्लांट कहते हैं। और ऐसे प्लांट जो अपनी पत्तियां सारी एक बार में नहीं गिराते, थोड़ा थोड़ा करके गिराते हैं, उसको हम लोग, जैसे कभी एक बार गिर गया फिर थोड़े टाइम बाद एक बार सारे गिर गए, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, एवरग्रीन प्लांट कहते हैं। तो हर टाइम में आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ लीफ उसमें रहेंगी, परसिस्टेंट रहेंगी। इसको ऐसे प्लांट्स को हम लोग एवरग्रीन प्लांट्स कहते हैं। एवरग्रीन प्लांट जैसे ठंडे जगह में पाइन्स होते हैं, स्प्रूस होते हैं, रोडोडेंड्रॉन होते हैं, ये सारे एवरग्रीन प्लांट के एग्जाम्पल हैं। इवन ट्री के रूप में टीक यूज होता है, टीक का पौधा सबसे अच्छा माना जाता है। तो टीक जो है वो डेसिडुअस है, वो भी अपने पत्ते को गिरा देता है। अब जो लीव्स के और भी टाइप होते हैं, एक टाइप तो एक प्लांट जो होता है जिसको हम लोग कोनिफर्स कहते हैं। तो ये जो कोनिफर्स होते हैं, इनके लीफ जो होते हैं नीडल लाइक होते हैं, ये ठंडे जगहों में जो पाए जाते हैं। और ये जो कोनिफर्स होते हैं, आपको अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन याद होगा तो ये जो, एक मिनट में थोड़ा दवा खा लूं, मुझे छींक आ रही है, वेट करो एक मिनट। ओके, तो जो पौधे ट्रीज होते हैं ना, उनको जो हम लोग अभी जो प्लांट ट्रीज देखते हैं, ये हायर प्लांट होते हैं और ये एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं ना, वो किसी चीज में ढके होते हैं, जैसे फ्रूट। तो इवोल्यूशन ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। इसके पहले जो प्लांट पाए जाते हैं उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म